मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं अनवर की कहानी। मैं अनवर, मुझे खूबसूरती से बहुत प्यार है। मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ जल्दी और बहुत बढ़िया करने की आदत है। मैं ख़ुद को भी हमेशा फिट और परफेक्ट रखता हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं दूसरे शहर में नौकरी करता था और जब मैं अपने घर वालों से मिलने अपने शहर वापस आता तो मेरी माँ को मेरी शादी की पड़ी रहती। मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टालता रहता, लेकिन इस बार जब मैं मिलने आया तो उन्होंने मेरे लिए पहले ही लड़की पसंद करके और सारी बातें तय करके रखी हुई थी। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। कहने लगी, बहुत मुश्किल से तो वापस आया है, अब शादी करके तो तू बार बार यहाँ के चक्कर काटेगा। मुझे कम से कम तेरी शक्ल देखने के लिए तो तरसना नहीं पड़ेगा। माँ ने मुझे बताया कि लड़की बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी है और पढ़ी लिखी है। माँ ने तो अपनी बहू की तारीफ़ों में चांद सितारों को भी कह दिया था कि कुछ नहीं है उसके सामने। माँ ने लड़की के घर वालों को बताया था कि मुझे नौकरी के लिए वापस दूसरे शहर जाना है और इसीलिए जल्दी शादी करनी होगी। लड़की के घर वाले सादगी के कायल थे। उन्होंने कहा कि वो बहुत धूमधाम से शादी नहीं करना चाहते और इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर वो अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हैं। दोनों घरों में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां जारी थी। मैंने अपनी छोटी बहन को एक नया फ़ोन लेकर दिया और उसे उसकी होने वाली भाभी का नंबर मांगा। मैं जानता था मेरी छोटी बहन रूबी एक नए फ़ोन के बदले अपनी जान भी दे सकती है। रूबी ने फ़ौरन ही फ़ोन मुझसे ली और वादा कर लिया कि वो मुझे नंबर लाकर देगी। और जब अम्मा अपनी बहू की चूड़ियों का और कपड़ों का साइज़ लेने के लिए गई तो रूबी ने मुझे एक नंबर ला के दिया और बताया कि ये नंबर मेरी होने वाली बीवी ज़ैनब और उसकी बहन हुरिया दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने वो नंबर संभाल कर रख लिया था और सोचा था कि सही मौके पर ज़ैनब को फ़ोन करूँगा और उससे शादी से पहले एक बार मुलाकात की फरमाइश करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक ज़ैनब को नहीं देखा था। हमारे यहाँ तस्वीरों का कोई रिवाज नहीं था और शादी में इतना कम वक्त था कि मिलने मिलाने की नौबत ही नहीं आई थी। शादी की तैयारियों में दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। हमारे घर के नीचे अब्बू ने बहुत पहले एक तहखाना बनवाया था। सफाई करवाते वक्त मैंने उस तहखाने में घर का सारा पुराना सामान डालकर घर को साफ सुथरा कर दिया था। उस तहखाने के बारे में मेरे और मेरी माँ के अलावा किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि वो पुराने वक्तों का बना हुआ था और अब उसे कोई इस्तेमाल भी नहीं करता था। सारा दिन घर के कामकाज में ऐसा गुजरता कि मुझे ज़ैनब को फ़ोन करने का वक्त ही ना मिलता। मैं ज़ैनब को किसी ऐसे वक्त फ़ोन करना चाहता था कि जब मेरे इर्द गिर्द कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से उससे बात कर सकूं, लेकिन पिछले 2 दिनों में मुझे ऐसा कोई वक्त नहीं मिल सका और मेरी शादी का दिन सर पर आ गया। शादी से 1 रात पहले मैंने कमरे की सजावट में सारी रात गुजार दी थी। कमरे को इतने खूबसूरत अंदाज से सजाने के बाद मेरे दिल में अजीब सी अरमान पैदा होने लगे थे और मैं पहली दफ़ा शादी को लेकर बहुत से जज्बात महसूस कर रहा था। मैं ज़ैनब को फ़ोन करने के लिए नंबर मिलाने ही लगा था कि उसी वक्त मेरी बड़ी बहन ने आकर मुझे कहा कि पहले बाज़ार के कुछ काम निपटा दो, क्योंकि देखते ही देखते शाम हो जाएगी और बारात लेकर जाना है। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं चाहने के बावजूद भी ज़ैनब से बात नहीं कर पा रहा था और ना ही उससे मुलाकात कर पाया था। मैं अपने एक दोस्त को लेकर बाज़ार की तरफ निकल पड़ा, जब मेरे दोस्त ने अचानक मुझसे पूछा कि भाभी को मुँह दिखाई में क्या तोहफ़ा देने वाला है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था और ना ही मुझे अंदाज़ा था कि ज़ैनब की पसंद कैसी है। और यही मसला जब मैंने अपने दोस्त को बताया तो कहने लगा कि इसमें क्या मुश्किल है, फ़ोन का दौर है, कॉल मिला और भाभी से उनकी पसंद नापसंद के बारे में मालूम कर ले। मुझे अपने दोस्त हफीज़ की बात बिल्कुल ठीक लगी। इसी बहाने में ज़ैनब से बात भी कर लेता। मैंने सड़क के किनारे पर खड़े होते हुए ज़ैनब का नंबर मिलाया। मेरा दिल पूरी तरह से धड़क रहा था कि न जाने कौन फ़ोन उठाएगा, ज़ैनब या फिर उसकी छोटी बहन।
मेरी कॉल मिलाते ही मुझे करीब से फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो 2 लड़कियां एक बड़े से पार्लर के बाहर खड़ी थीं, बातें कर रही थीं। उनमें से एक के हाथ में फ़ोन गुनगुना रहा था। मैं लगातार उन दोनों लड़कियों की तरफ देख रहा था। जब उनमें से एक लड़की ने फ़ोन रिसीव कर लिया और जैसे ही हेलो कहा, मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसके हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन से उभर रही थी। मैंने कुछ कदम पीछे हटकर बात करने की कोशिश की और बहुत गौर से उन दोनों लड़कियों को देखने लगा। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था। जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वो बहुत ही खूबसूरत थी और प्यारी थी। पहली ही नज़र में मेरा दिल उस पर आशिक हो गया था। मैंने दिल से दुआ की कि यही लड़की ज़ैनब हो। उस लड़की ने फ़ोन उठाते ही मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैंने बता दिया कि मैं अनवर बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही कुछ लम्हों के लिए वो लड़की खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि मैं हुरिया बात कर रही हूँ। ये सुनकर एकदम ही मेरा दिल बुझ गया। उसने अपने साथ वाली लड़की को इशारों में कोई बात कही थी और वो शायद ज़ैनब थी। मैंने एक गहरी नज़र ज़ैनब पर डाली तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि हुरिया के आगे तो वो बिल्कुल ही बदसूरत नज़र आ रही थी। हुरिया बिल्कुल अपने नाम की तरह हुरो जैसी थी। उन दोनों के दरमियान इशारों में कोई बात हुई थी और ज़ैनब नहीं में सर हिला रही थी। और उसके बाद हुरिया मुझसे कहने लगी कि ज़ैनब इस वक्त आपसे बात नहीं करना चाहती। शाम को आप दोनों का निकाह है और उसे शर्म महसूस हो रही है। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। मेरा दिल इस कदर उदास हो गया था कि मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन बंद कर दिया और ख़ामोशी से वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा था। मैंने देखा तो हुरिया मुझे फ़ोन कर रही थी, लेकिन इस वक्त मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने उदास दिल से अपना फ़ोन बंद कर दिया। सिस्टर का बताया हुआ कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदने के बाद मैं घर वापस चला गया। मैंने मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफ़ा भी नहीं ख़रीदा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ने क्या देखकर ज़ैनब को पसंद किया है, जबकि जितनी खूबियाँ उन्होंने गिनवाई थी वो सब के सब तो मुझे हुरिया में नज़र आई थी। जब मैं घर पहुँचा तो सभी लोग बारात में जाने के लिए तैयारी में मगन थे। मैंने सोचा कि मैं अपनी बड़ी बहन से इस बारे में बात करूं, लेकिन वो अपने बच्चों से इस कदर मशरूफ़ थी कि मुझे देखते ही बहुत सारे काम और पकड़ा दिए। दूसरी तरफ मेरी माँ आवाज़ लगाकर कह रही थी कि बारात निकलने वाली है और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मेरे ज़बरदस्ती ख़ुद को इस निकाह के लिए राज़ी कर रहा था, जबकि मेरा दिल तो बागी हो चुका था। मैं तैयार होकर घर वालों के साथ बारात लेकर निकल गया। बहुत सादगी से ही ज़ैनब के घर वालों ने सारा इंतज़ाम किया था। मेहमान भी बहुत ही कम थे और सादगी से ही ज़ैनब को मेरे साथ सेहरा बांध कर रुखसत कर दिया गया। मैंने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मेरी नज़र तो सारा वक्त ही हुरिया को ढूंढने में मशरूफ़ था, लेकिन पर्दे का इंतज़ाम होने की वजह से मुझे वो कहीं नज़र नहीं आई। कोई भी औरत मर्दाना खाने में की तरफ नहीं आई थी। मैंने ज़ैनब को गाड़ी में अपनी माँ के साथ बिठा दिया था और ख़ुद आगे ड्राइवर के साथ बैठ गया था। मैंने ना ही ज़ैनब की शक्ल देखी थी और ना ही मुझे उसे देखने में कोई दिलचस्पी थी। मैंने पार्लर के बाहर उससे बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया था और मेरा दिल भर गया था। हर थोड़ी देर बाद मेरे दिल में एक हुक सी उठती और यही ख्याल आता कि माँ ने न जाने क्यों हुरिया को छोड़कर ज़ैनब को मेरे लिए चुना है। शायद उसकी एक वजह ये थी कि ज़ैनब और हुरिया सगी बहनें नहीं थी, बल्कि हुरिया ज़ैनब की चचा की बेटी थी और चचा के मरने के बाद ज़ैनब के अब्बा उसको अपने घर ले आए थे। इसीलिए शायद जब शादी की बारी आई तो उन्होंने हुरिया के बजाय पहले अपनी बेटी ज़ैनब के बारे में बात की। बात जो कुछ भी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने जल्दबाजी में बहुत बड़ा गलत फ़ैसला कर लिया है और अब मैं सारी ज़िंदगी अपने फ़ैसले पर पछताना नहीं चाहता था। इसीलिए जब मेरी बहन किचन में खड़ी हम दोनों दुल्हन के लिए
दूध के गिलास तैयार कर रही थी तो मैंने खामोशी से उन गिलासों में बेहोशी की दवा मिला दी और अपने बहन को कहा कि अपनी भाभी को ले जाकर ये दूध पिला दो। मैं थोड़ी देर में अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। मेरी छोटी बहन बहुत भोली भाली थी। वो फौरन ही मेरी बात मान गई और दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में चली गई। मैं दोस्तों में जाने के बजाय घर में ही छुप गया और इंतज़ार करने लगा। और जब मैंने देखा कि सब लोग थके हारे अपने अपने कमरों में चले गए हैं तो मैं भी चुपके से अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी बेहोश पड़ी थी। मेरे पास वक्त कम था। मैंने फ़ौरन ही तहखाने का दरवाज़ा खोला जो मेरे ही कमरे से निकलता था और फ़ौरन ही अपनी बीवी को उठाकर तहखाने में ले गया और वहीं फेंक आया। वो होश में आने के बाद लाख शोर मचाती लेकिन उसकी सुनाई करने वाला कोई नहीं होता। तहखाने का लकड़ी का दरवाज़ा इतना मोटा था कि अंदर की आवाज़ बाहर आना मुमकिन ही नहीं था। तहखाने में हवा की जगह रखा था, इसीलिए मैं जानता था कि वो इतनी जल्दी तो नहीं मरेगी और जब मेरा मंसूबा पूरा हो जाता तो मैं खामोशी से उसे खुद ही आज़ाद कर देता। मैं बिना देखे ही उसे तहखाने में छोड़कर फ़ौरन ऊपर आ गया। मुझे डर था कि कहीं कोई मेरे पीछे कमरे में ना आ जाए। तहखाने का दरवाज़ा सही तरह से बंद करने के बाद मैंने कमरे के कालीन को दोबारा से बिछाया और जिस तरह से चुपके से कमरे में दाखिल हुआ था उसी तरह वापस बाहर निकल गया और घर से बाहर निकलता चला गया। घर के दरवाजे से बाहर जाने के बाद मैंने खुद ही घर का दरवाज़ा लॉक किया और घंटी बजाने लगा। उम्मीद के मुताबिक दरवाज़ा खोलने के लिए मेरी माँ दरवाजे पर आई और मुझे बाहर खड़ा देखते ही गुस्सा होने लगी कि नई नवेली दुल्हन को अकेले छोड़कर कहाँ चला गया था। मैंने प्यार से माँ के कंधों से पकड़ा और कहने लगा कि दोस्तों ने बुला लिया था, चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहू को देखने चलते हैं। तुमने तो अब तक मुझे उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। अम्मा कहने लगी कि मैं तेरे साथ तेरे कमरे में क्यों जाऊंगी, कुछ तो शर्म कर, जाकर खुद ही अपनी बीवी के चेहरा देख ले। मैं ज़बरदस्ती माँ को कंधों से पकड़कर अपने कमरे में ले आया कि चलो हम तुम्हारी बहू को साथ मिलकर देखते हैं। मेरे प्लान के मुताबिक जैसे ही मैं और माँ कमरे में दाखिल हुए तो माँ ये देखकर परेशान हो गई कि ज़ैनब तो कमरे में मौजूद ही नहीं थी। अम्मा ने शोर मचाकर सारे घर को जमा कर डाला लेकिन ज़ैनब न थी और ना ही किसी को मिलने वाली थी। अचानक ही मैंने माँ से कहा कि जब मैं घर के दरवाजे पर पहुँचा था तो मैंने एक लड़की को टैक्सी में बैठकर जाते हुए देखा था। कहीं वो ज़ैनब तो नहीं थी और उस टैक्सी में कोई लड़का भी मौजूद था। मेरी बात सुनकर माँ एकदम चौंक गई थी। मैंने खुद ही सारे घर वालों के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि ज़ैनब अपने किसी आशिक के साथ फ़रार हो गई है। थोड़ी देर के बाद जब सारे घर को इस बात पर यकीन आ गया कि ज़ैनब मौजूद नहीं है बल्कि वो फ़रार हो गई है तो अम्मा ने फ़ौरन ही ज़ैनब के घर वालों को फ़ोन करके सारी बात बता दी। थोड़ी देर में ज़ैनब के अब्बा चले आए और वो इस बात पर राज़ी ना हुए कि उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती है। उन्होंने अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा था। मैंने उनसे कहा कि मैंने खुद उसके अपने आशिक के साथ जाते हुए देखा है। मैं उनके साथ बदतमीज़ी पर उतर आया था और वो मजबूरी में सब कुछ सुन रहे थे। मैंने ज़ैनब के अब्बा को धमकी दी कि वो उसको ढूंढ कर लाए वरना मैं पुलिस में उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा कि उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी से मेरी शादी करवाई और उनकी बेटी अपने आशिक के साथ फ़रार होकर मेरी इज़्ज़त पर दाग लगा दिया। ज़ैनब के अब्बा एक इज़्ज़तदार आदमी थे और वह खुद भी पूरी तरह परेशान थे। वो मुझे समझाने लगे कि बेटा, दाग तुम्हारी इज़्ज़त पर नहीं लगा बल्कि ये तो हमारी भी बदनामी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैं गुस्से में उनसे कहने लगा कि एक दिन बाद मेरा वलीमा है, मेरे सारे ही दोस्त और रिश्तेदार शामिल होने वाले हैं। मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊंगा, लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करेंगे कि मेरी बीवी तो पहली ही रात मुझे छोड़कर चली गई।
आपकी बेटी ने मुझे बदनामी के समंदर में डुबा दिया है और अब आप ही मुझे इससे बाहर निकालेंगे। मेरी बात सुनकर ज़ैनब के अब्बा परेशानी से मेरा चेहरा देखने लगे कि भला वो क्या कर सकते हैं। मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे कहा कि वो मेरी शादी हुरिया से करवा दे ताकि मैं लोगों के सामने ये कह सकूं कि ये मेरी बीवी है। मेरी बात सुनकर ज़ैनब के अब्बा के होश उड़ गए और वो कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हारी शादी हुरिया से करवा दूं जबकि ज़ैनब तुम्हारी निकाह में है। मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ज़ैनब और हुरिया सगी बहनें नहीं हैं, इसलिए आप ज़ैनब का गुनाह छुपाने के लिए हुरिया को मेरी निकाह में दे दे, वरना ये बात सारे जहां में फैल जाएगी और हमारे साथ साथ आपकी भी बदनामी होगी। कि ज़ैनब के अब्बा ने मेरी बात मान ली और कहने लगे कि शायद अब यही एक रास्ता है जिससे हमारी इज्जत बच सकती है। अगले ही दिन हुरिया के साथ मेरा निकाह पढ़वा दिया गया और मेरी खुशी की इम्तिहान न रही। एक बहुत मुश्किल और बड़ा प्लान कामयाब हो गया था। मैं सारी ज़िंदगी ज़ैनब के साथ एक समझौते भरी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मैं हुरिया से शादी करने के बाद ज़ैनब को चुपके से आज़ाद कर दूंगा। जब वो सबको सच्चाई बताएगी तो मैं यही कहता रहूँगा कि वो अपने जिस आशिक के साथ फरार हुई थी उसने उसे छोड़ दिया है और ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझे मुजरिम बना रही है। हुरिया को रुखसत करके मैं अपने घर ले आया था और वो कमरे में मेरे इंतज़ार कर रही थी। मैं बिना वक्त ज़ाया किए ही कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके उसके करीब चला आया। आज मेरा दिल खुशी से छलांग मार रहा था। मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वो मेरी साली थी और मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत के बाद उसे अपनी बीवी बना ही लिया था। मैं हुरिया के लिए खूबसूरत सी अंगूठी भी ख़रीद लाया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज मुझे दुनिया में ही जन्नत की हूर जैसी बीवी हुरिया मिल गई थी। जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये तो हुरिया नहीं बल्कि ज़ैनब थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी दुनिया चकरा सी गई है। मैंने बहुत हैरत से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहने लगी कि आप ही ने तो मुझसे शादी करके यहाँ लाए हैं। ज़ैनब के जुर्म की सज़ा भुगतने के लिए यहाँ आई हूँ मैं। हैरत से पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगी मैं हुरिया हूँ जिसे आप ज़ैनब के बदले अपनी बीवी बनाकर लाए हैं। वो आम सी सांवली सी शक्ल सूरत वाली लड़की जिसे मैं ज़ैनब समझ रहा था वो दरअसल हुरिया थी। मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा गया था। मेरी जिससे पहले शादी हुई थी वो वही थी जिसे मैंने पहले ही नज़र में अपना दिल दिया था। वही मेरी बीवी और मेरी पसंद थी जिसे बिना देखे ही मैंने नफ़रत से तहखाने में डाल दिया था। मैंने हुरिया से पूछा कि तुम्हें याद है कि मैंने शादी से पहले तुम्हें फ़ोन किया था? हुरिया हैरत से मेरी शक्ल देखने लगी। मुझे बताने लगी कि मैंने फ़ोन उसे नहीं बल्कि ज़ैनब को किया था और उसने शरारत में अपना नाम हुरिया बताया था। उसका इरादा मुझे तंग करने का था, लेकिन मैंने बिना बात किए ही फ़ोन बंद कर दिया और जब ज़ैनब ने दोबारा फ़ोन मिलाया तो मेरा फ़ोन पूरी तरह से बंद आ रहा था। मेरी नज़रों के सामने एक दिन पहले की वो लम्हे फिर से गुजरने लगे जब मैंने ज़ैनब और हुरिया को एक साथ देखा था। हुरिया कह रही थी कि ज़ैनब ने इशारों में उसे खामोश रहने का कहा था, जबकि हुरिया उसे बार बार मना कर रही थी कि वो गलत बयानी ना करे। लेकिन ज़ैनब शुरू से ही बहुत ज़्यादा शरारती थी, इसलिए वो ना मानी और शरारत में खुद हुरिया बन गई। मुझे लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे सिर पर आसमान गिरा दिया हो। वो लड़की जिसके लिए मैं तड़प रहा था, मैं खुद उसे अपने हाथों से तहखाने में छोड़ आया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही कालीन उठाया और तहखाने का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरता चला गया। हुरिया मुझे आवाज़ देती देती मेरे पीछे उतर रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ ज़ैनब का ख्याल सता रहा था। जब मैं नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ी हुई थी
उसका चेहरा अब भी घूंघट में छुपा हुआ था। जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया तो उसका चांद सा चमकता हुआ चेहरा मेरी आंखों में समा गया। मैं फौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट कर ऊपर चला आया और बेड पर लिटाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। कुछ देर की कोशिश के बाद वो होश में आ गई और गुमसुम सी मुझे देखने लगी। मेरे पीछे खड़ी हुरिया भी हक्का बक्का थी कि ये सब क्या हो रहा है। जब ज़ैनब पूरी तरह होश में आई और मुझे उसकी तरफ से कुछ सुकून महसूस हुआ तो मैंने ज़ैनब और हुरिया को बिठाकर सारी बात सच सच बता दी। मेरी बात सुनकर दोनों की हालत ख़राब हो गई। वो दोनों ही नफ़रत से मुझे देखने लगी। मैंने ज़ैनब से कहा कि जितना कसूर मेरा है उतना ही कसूर तुम्हारा भी है। तुम्हारे झूठ ने हम तीनों को इस मुश्किल में डाल दिया है। ज़ैनब कहने लगी कि वो मुझे सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी और उसका फ़ोन नहीं उठाया। ज़ैनब को बात भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी कि मैंने उसके किरदार पर इल्ज़ाम लगाए हैं। मैंने ज़ैनब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और हुरिया से भी माफ़ी मांगी, क्योंकि उसके नाम से मैंने ज़ैनब का हुस्न जोड़ दिया था। कुछ ही देर बाद मेरे सारे घर वालों को पता चल गई थी। मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने फ़ौरन ही ज़ैनब के अब्बा को फ़ोन करके बुला लिया। वो बेचारे एक दफ़ा फिर परेशानी के आलम में दौड़ते दौड़ते आए और सारा सच जानने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो अपनी दोनों बेटियों को मेरे साथ नहीं रहने देंगे। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा और इस बात का इकरार किया कि ज़ैनब की मोहब्बत में मैंने एक बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया था, लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और मुझे अपनी गलती की सज़ा मिल गई है। मैं ज़ैनब के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था और अब मैं हुरिया को भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन ज़ैनब के अब्बा नहीं माने। उन्होंने पुलिस बुला ही दिया। जब पुलिस आई और मुझे ले जाने लगी तब उन दोनों ने खुद ही ये फ़ैसला किया कि वो दोनों अपनी खुशी से मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। खुदा ने मेरी किस्मत पे एक नहीं दो शादियाँ लिखी हैं। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं उन दोनों के साथ इंसाफ करूँगा और आज शादी के 2 साल हो गए हैं। मैं ज़ैनब और हुरिया दोनों के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो गया हूँ। हाँ, काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। 2 बीवियों का खर्चा उठाना आसान तो नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जल्दबाजी में किए गए फैसले इंसान को कितनी बड़ी आजमाइश में डाल देते हैं। अगर मैं एक दफ़ा अपनी बीवी का चेहरा देख लेता तो शायद इतना सब कुछ ना होता। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खूबसूरत औरत को मर्द बहुत पसंद करता है। बड़े बुजुर्ग औरत की खूबियाँ नहीं, मर्द की कमज़ोरियाँ बता रहे थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।